लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। जिसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा वो लास्ट वीडियो जाकर देख लो। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो, रियल के अंदर पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा एक मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स एरिया के लिए डिस्क्राइब होती है, जहां पर भी संरक्षी बल आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, या फिर किसी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो सकता है। तो वो सारे एरियाज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आते हैं, संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो उन्हीं के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल जो एनर्जी है वो डिस्क्राइब होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? पहली बात तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एरियाज के लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्स एरियाज के लिए होती है, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की स्टोर एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है? स्टोर सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के लिए, ये स्टोर एनर्जी होती है। जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग जो होता है किसमें होता है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर हो जाता है। इसका चेंज हो जाता है, चेंज यानी कि परिवर्तन जो हो जाता है वो हो जाता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो एक स्टोर एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के लिए। जब ये स्टोर एनर्जी होती है जहां पर हमें कार्य करने की जरूरत पड़ती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी वो किसमें चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, और हमें क्या दे देती है? वर्क दे देती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स एरियाज के लिए डिफाइन होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की स्टोर एनर्जी होती है, जैसे कि स्प्रिंग की बात कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर सकते हैं, तो उनके लिए होती है। फिर एक बात ये बोली जाती है कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा तो लास्ट वाला जाके देख लेना कि जो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क होता है वो कैसे जो होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज माइनस होता है, और अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल कोई एक्सटर्नल एजेंट कार्य करता है तो उसके लिए क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चेंज पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये लास्ट वाले में पूरा ये दोनों बातें बता चुके हैं कि कैसे ये पॉजिटिव होता है और कैसे नेगेटिव होता है। अच्छा, वर्क के लिए बोला गया कि वर्क क्या होता है? एफ इंटू डी आर। फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको वर्क के रूप में परिभाषित करते हैं। तो और अगेंस्ट वर्क हो तो माइनस साइन आ जाता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में किसी सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो इनके अंदर स्टोर एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स एरिया होता है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोला जाता है कि इनफाइनाइट से कोई चार्ज क्यू किसी बिंदु तक लाया जाता है। इनफाइनाइट से कोई चार्ज किसी बिंदु तक लाया जाता है। अब जब किसी बिंदु तक इसको चार्ज को लाओगे तो चार्ज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करना। तो चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा ऐसे। अब जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा तो अगर इस पहले वाले चार्ज को यहाँ पर लाया तब तक पहले उपस्थित कोई भी चार्ज नहीं था, तो इसको लाने में कोई भी वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको लाने के अंदर इसके अगेंस्ट कोई भी वर्क, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो यहाँ उसको लाने में कोई कार्य नहीं होगा, आसानी से
आ जाएगा। लेकिन कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट, कोई टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर अब लाएंगे, कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर लाएंगे, किसी पॉइंट पी में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्थित किसी पॉइंट पी तक लाएंगे, तो उसको लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को रिपेल करेगा, इसको दूर भेजेगा। लेकिन अगर हमें इसे यहाँ पी पॉइंट पर लाना है तो अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क। क्योंकि जो अगेंस्ट वर्क करेगा कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट ही करेगा। कोई बाह्य कारक होगा, बाह्य कारक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके ऊपर, ऊपर की तरफ, इसको दूर भेजना चाह रहा है और हम क्या चाह रहे हैं, इसे पास लाना, तो हमें पकड़ कर लाना पड़ेगा, यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंट इसके अंदर सहायता करेगा, कोई बाह्य कारक सहायता करेगा। तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया कार्य। तो अगेंस्ट कार्य एक्सटर्नल एजेंट द्वारा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, वर्क डन इधर हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो अगेंस्ट किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। फिर इसके बाद में एक पॉइंट बोला जाता है कि जब इस चार्ज को यहां से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाया जाता है, किसी पॉइंट तक लाया जाता है, तो इस लाने के दौरान इसका वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, वो कांस्टेंट रखा जाता है, इसे एक्सेलरेशन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे एक्सटर्नल वो एक्सेलरेशन दोगे, त्वरण दोगे, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और जो वर्क हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा, यानी कुछ वर्क इसमें चला जाएगा। लेकिन हम तो क्या चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या हो, वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा हो। तो इस दौरान वो वेलोसिटी जो होती है चार्ज पार्टिकल की, वेलोसिटी या वेग जो होता है वो नियत रखा जाता है, मतलब इसे बहुत ही धीरे 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 स्लोली स्लोली लाया जाता है, ताकि इसका त्वरण ना प्राप्त हो सके, इसे एक्सेलरेशन ना प्राप्त हो सके, ये एक्सेलरेट ना हो सके, इसलिए बोला जाता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर तक हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल के बारे में हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क, वो होता है। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क होता है वो वर्क को एक्सटर्नल एजेंट डॉट डी आर इस रूप में भी लिखा जा सकता है, तो ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है। या फिर इसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो जाएगा इनटू डी आर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किए गए कार्य के विपरीत फल होगा। तो यहां से W एक्सटर्नल को क्या लिखा जा सकता है, Q नॉट डेल्टा V, Q नॉट डेल्टा V लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है WX के बराबर, W एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के बराबर, और वो बराबर होता है किसके, Q नॉट डेल V के बराबर होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है रियल के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी तो कभी भी डिस्क्राइब ही नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस ही डिस्क्राइब होता है। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा परिवर्तन ही माना जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अकेली नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन होता है। जैसे कि वोल्टेज की बात कर रहे थे कि वोल्टेज भी क्या होता है, एक वोल्टेज में चेंज होता है, वोल्टेज नहीं होता है, वोल्टेज में चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो उसके लिए क्या बोला जाता है, एक रेफरेंस माना जाता है। साइंटिस्टों ने क्या कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस मान रखा है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखने जाओगे, U2 माइनस U1 Q नॉट डेल्टा V, तो उन्होंने बोला है कि आप किसी भी एक बिंदु पर पोटेंशियल किसी दूसरे बिंदु का निकालना है आपको, तो किसी भी एक पॉइंट पर आप जीरो पोटेंशियल मान सकते हो, किसी पर भी, कहीं पर भी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर क्या मान लो आप, पोटेंशियल को, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। तो एक पर अगर जीरो मान लेंगे तो दूसरा आराम से आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है, एक नॉन रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बोला जाता है कि जनरली ये बोला जाता है कि अनंत पर, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट P कितना हो गया,
क्यू नॉट डेल वी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये वाली हो गई। अच्छा, इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म के अंदर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि देखो, पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें, तो क्यू नॉट चार्ज ला रहे हो, पर पी पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल भी जीरो माना जाता है, और पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या बोला था? पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला बोला था कि पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर होता है, किसी चार्ज क्यू के कारण आर दूरी पर विभव होता है कितना? के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर दूरी मान लो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आर मान लो, तो उसके कारण ये हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम क्या? एक चार्ज तो क्यू था पहले और दूसरा चार्ज पहले आ गया, दोबारा आ गया, ये दोबारा लाया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के सिस्टम के लिए कितनी हो जाएगी? के क्यू नॉट अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम के लिए डिस्क्राइब होती है जिसके लिए मिनिममली दो चार्ज तो होने ही होने चाहिए। अरे दो चार्ज नहीं होंगे तो इनके बीच के अंदर पता कैसे चलेगा रिलेशन? तो दो चार्ज तो होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये बातें हो चुकी। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें और बोली जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है? एक तो ये बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर अगर कोई मोशन करता है पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के दिशा में, तो उसके अंदर उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती है। कैसे? जैसे कि इसको ग्रेविटेशनल के एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉल है जिसका मास है m, और एक लकड़ी का यहाँ पर ये बना हुआ है तख्ता, ये मास है m, इसका हाइट है कितना? h। इसके अंदर ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है कितना? mg वर्क करेगा, ग्रेविटी हमेशा वर्क करेगा, तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे पड़ा हुआ है। अब कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी बाह्य कारक इसे उठा करके यहां पर ले जाकर रख देगा, इसको उठा करके यहां पर ले जाकर रख देगा। ऐसे बॉल को उठाया तो उसने बल किधर लगाया? इस बॉल पर ऊपर की तरफ, और विस्थापन भी किधर हुआ? ऊपर की तरफ। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया जो वर्क होगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो किया गया वर्क होगा वो कितना होगा? mgh। और वही होता है किसके बराबर? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर। और जनरली क्या बोला जाता है कि ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है हमेशा, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लोगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? अगर ग्राउंड पर इसका मान जीरो मान लोगे तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? mgh आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर ग्राउंड से जब इसको उठा के लेके तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? mgh के बराबर आ गया। यानी एक्सटर्नल एजेंट ने जब वर्क किया इस बॉल के ऊपर उठाकर से रखा तो इसके अंदर क्या हुआ? एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। ये तो बात हुई किसकी? एक्सटर्नल एजेंट की। अब बात को देखो कंजर्वेटिव फोर्स की बात देखो। अब ये बॉल वापिस से अगर नीचे आना चाहेगी, वापिस से अगर नीचे आना चाहेगी, ये लुढ़क गई यहां से वापिस आएगी, तो देखो इसमें क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी। शुरुआत में mgh है, फिर mgh/4 3/4 होगी, फिर mgh/2 होगी, mgh/4 होगी, और धीरे धीरे आकर के यहाँ पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। यानी कि बॉल कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में अगर मोशन करता है कोई भी पार्टिकल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घटती है। यहां देखो जो बॉल थी इसको ऊपर ले जा रहे थे तो कंजर्वेटिव फोर्स mg हमेशा ग्रेविटेशन नीचे काम कर रहा था और विस्थापन हो रहा था h ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना था? -mgh होता है। तो वहां से ये भी देख सकते हो कि माइनस के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में कार्य करता है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मोशन करता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घटती है। और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिख सकते हो इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके अंदर कोई पार्टिकल रखा हुआ है। अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की दिशा में, संरक्षी बल की दिशा में जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटेगी। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी के
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की विपरीत दिशा में जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे बढ़नी तो होगी ना, क्यों, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के विरुद्ध जा रहा है मतलब उससे कोई ले जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट मोशन हो रहा है तो इससे कोई ले जा रहा है, ले जा रहा है तो इस पर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है तो कार्य इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। हम क्या बोलते हैं कि बाह्य बाह्य कारक द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यही तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम के लिए बाह्य एजेंट द्वारा किया गया कार्य तो होता है, बाह्य एजेंट द्वारा किया गया कार्य तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये बातें होती है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अब बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस की, एक दो क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके अंदर, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, अच्छा इससे पहले एक दो चीज कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक दो पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो चार्ज पार्टिकल के लिए, दो चार्ज पार्टिकल जो r दूरी पर रखे हुए हैं उनके लिए क्या बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q2 अपॉन r, ये बोलोगे। Q इंटू V बोल सकते हो, V क्या होता है, Q अपॉन r होता है। तो यहां से एक चीज पहली बात होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। दूसरी बात क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर के हिसाब से, m1 l2 t-2, क्योंकि m1 l1 t-2 होता है न्यूटन का, और एक m और आ गया तो m1 l2 t-2 हो गया। तो इसका दो चार्ज पार्टिकल के लिए ये होता है किसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक इक्वल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी सभी भुजाओं का मान क्या है, ए दिया हुआ है, सभी सेम है, और तीन चार्ज पार्टिकल दिया है। तो पूछा हुआ है कि इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बताओ। सिस्टम के लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, V और U दोनों बताना है आपको, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो देखो पोटेंशियल के लिए तो हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा पोटेंशियल एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है मतलब इनका सीधा सीधा जोड़ होता है। तो ये बना कैसे होगा, पहली बात तो सिस्टम बना कैसे होगा। सिस्टम बना होगा कि पहले एक त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के किसी भी एक कोने पर कोई चार्ज ले आया, कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई दूसरा चार्ज जब लाया गया तो उसके अंदर क्या हुआ, अगेंस्ट वर्क हुआ। अगेंस्ट वर्क हुआ तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, Q अपॉन R हुआ। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा चार्ज, एक और चार्ज जो था तीसरा वाला वो लाओगे तो इस चार्ज को अब यहाँ आने में दो चार्ज द्वारा रिपल्सन होगा, एक तो इस द्वारा और एक इस द्वारा। देखो पहला लाया शुरुआत के अंदर, उसके अंदर कोई रिपल्सन नहीं था, वो सीधा सीधा आ गया। दूसरा चार्ज लेकर आओगे यहाँ पर तो उसी ये वाला चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स करवाएगा, तो उसके अगेंस्ट वर्क होगा। तो अगेंस्ट वर्क के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, Q अपॉन R बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के पोटेंशियल क्या बोलते हैं, Q अपॉन R बोलते हैं। फिर तीसरा वाला चार्ज लाओगे इसे यहाँ पॉइंट पर, इस कॉर्नर पर, जब तीसरा चार्ज लाओगे तो इसे ये वाला भी फोर्स फील करवाएगा और ये वाला भी फोर्स फील करवाएगा। तो जब इस तीसरे वाले चार्ज, ये दूसरा वाला चार्ज, तीसरे वाला चार्ज को करवाओगे तो ये वाला भी यहाँ पर बल लगाएगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए हो जाएगा Q अपॉन R, प्लस ये वाला भी करवाएगा तो Q अपॉन R हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल कितना हो जाएगा टोटल, Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R, यानी कि 3KQ अपॉन R। इसे डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है यहाँ से कि तीन चार्जों का सिस्टम होता है तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पहले तो अदिश राशि होती है, तो सीधा जोड़ दो KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, 3KQ अपॉन R हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक माइनस वाला होता, नेगेटिव वाला था, तो क्या बोलते हैं, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R, तो नेट कितना हो जाता, दो में से एक चला जाएगा तो KQ अपॉन R हो जाएगा। अच्छा यहाँ ऐसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम्स के लिए होती है। पहला अगर चार्ज लेकर आओगे यहाँ पर,
पहला चार्ज अगर यहाँ पर लेकर के आओगे तो अगेंस्ट वर्क होगा, और अगेंस्ट वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर इस चार्ज को लाओगे तो के क्यू क्यू अपॉन ए, ये हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी ए। फिर जब तीसरा चार्ज लेकर के आओगे यहाँ पर तो उस पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये वाला भी फोर्स लगाएगा। जब दोनों फोर्स लगाएंगे तो इस वाले कारण तो कितना आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए दूरी, और इसके कारण भी के क्यू क्यू अपॉन ए दूरी। तो इसके लिए भी क्या लिख सकते हो के क्यू क्यू अपॉन ए इंटू 3, तो के क्यू स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पर। ये होता है किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जितना भी संभव हो सकता है, जैसे कि अगर इसके अंदर तो 3 ही बन रहे हैं, लेकिन आगे अगर एक वो आ जाए, वर्ग आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो स्क्वायर के चारों कोनों के ऊपर अगर कोई चार्ज रखा हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे, इन दोनों का एक सिस्टम, इन दोनों का एक सिस्टम, इन दोनों का एक सिस्टम और इन दोनों का सिस्टम। 4 पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगी। कौन कौन सी, 1 2 3 4 पोटेंशियल एनर्जी फिर ये होगी। फिर उसके बाद में इन दोनों का भी तो एक सिस्टम बनेगा और इन दोनों का भी एक सिस्टम बनेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 6। तो इसके लिए फॉर्मूला बोला जाता है कि n ब्रैकेट n माइनस 1/2, n क्या होता है नंबर ऑफ चार्ज, वो हो जाता है जितने प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट अच्छा खासा क्वेश्चन है कि एक इक्वल ट्राइंगल जो है उसके ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल ट्राइंगल के ऊपर 3 चार्ज रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो इक्वल ट्रायंगल है ये क्या कर रहे हैं, इनको मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, सेम चार्ज रिपल्सन होगा। तो इनको मुक्त करने के बाद में ये चार्ज कहां जाकर ठहर गए, ये चार्ज इन्होंने पूरों ने एक इक्वल ट्रायंगल बना लिया जिसकी जो अब की बार जो डायमेंशन थी, डायमेंशन कितनी हो गई, अब की बार हो गई 2a, डबल हो गई, ये 2a हो गई सभी के लिए। पहले a था, फिर इनको a से 2a तक मतलब इसका एक्सटेंशन कर दिया। तो अब इस दौरान किया गया वर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें क्या करना है, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो देखो पहले इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो कितनी लिखोगे, इन दोनों का सिस्टम, इन दोनों का सिस्टम, इन दोनों का सिस्टम, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बाद में जब ये 2a दूरी पर चले गए सभी, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक सिस्टम, इन दोनों का एक सिस्टम और इन दोनों का एक सिस्टम, 3 हो गई। के क्यू स्क्वायर, लेकिन दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, टोटल कितना हो गया 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बोलोगे, U2 माइनस U1, U2 कितना है 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, निकालो कितना आएगा -3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर इसके कारण क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो ये किधर मोशन करेगा, इधर मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये वाला पर इस पर चार्ज, इसके कारण इधर, इसके कारण चार्ज इधर, ये मोशन किधर करेगा, इधर करेगा। इसके ऊपर इसके कारण इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, ये मोशन किधर करेगा, ऊपर की तरफ। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। और अभी क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम जाओगे, पार्टिकल मोशन करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटनी है, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आनी है, 3 से 3/2 हो गई। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। अब इसके बाद में एक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, क्या बोला जाता है, जैसे कि इसके बारे में जल्दी से बता देता हूं। एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। इस चार्ज पार्टिकल से मैं
यहां पर r दूरी पर आ गया। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। r दूरी पर इसके कारण पोटेंशियल कितना आता है किसी भी चार्ज पार्टिकल r दूरी पर? k q अपॉन r। तो यहाँ पर k q अपॉन r हो गया। मैं यहां से r दूरी पर जाता हूं, यहां पर कितना आएगा? k q अपॉन r। r दूरी पर k q अपॉन r, k q अपॉन r, k q अपॉन r, k q अपॉन r, यानी कि r रेडियस का क्या बन गया? एक गोला बन गया। r रेडियस का गोला बनाओगे आप, ये एक r रेडियस का गोला बन गया, और इसके सभी पॉइंटों के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा? k q अपॉन r, k q अपॉन r, यानी कि पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो इस पृष्ठ को, ये जो बना है वक्र, इससे क्या बोल दोगे सरफेस? इसको बोलते हुए इक्वो पोटेंशियल या समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्वो पोटेंशियल या समविभव पृष्ठ। इसका क्या मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा प्लेन या ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान सेम होता है। तो ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाती है तो उसका एक घेरा बनाओगे तो वो घेरा क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल होता है, समविभव पृष्ठ वाला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप जाओगे तो उसके अगर एक पॉइंट की बात करोगे, सीधे पॉइंट की, तो इनके जो सारे पॉइंट होते हैं वो इक्वी पोटेंशियल होते हैं। सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। ये बात होती है इक्वी पोटेंशियल समविभव पृष्ठ की। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल के लिए एक बात और बोली जाती है कि समविभव पृष्ठ के अंदर अगर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे कि मान लिया ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल ए से, एक चार्ज पार्टिकल बिंदु ए से बिंदु बी तक चला गया, तो इस दौरान किया गया कार्य कितना होगा? तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है क्यू डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, और डीवी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए इज इक्वल टू क्या है? वीबी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो किया गया वर्क भी कितना होगा? जीरो होगा। तो समविभव पृष्ठ के अंदर किसी भी पार्टिकल को अगर हम मोशन करवाते हैं तो उसके अंदर कार्य कितना होता है? जीरो होता है, वो अपने आप ही मोशन कर लेता है। तो चर्चाएं जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।